व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप अप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों, इस चैप्टर का डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया गया है। उन वीडियोस को देखने के बाद, वहां पे कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करने के बाद ही आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं बच्चों कि आप लोगों ने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर है हमारा, जहां पर हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं IFRS क्या होता है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोग डिटेल वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आज क्या करने वाले हैं, इन्हीं के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और मैं एक चीज आपको बता दूं, बिना कॉन्सेप्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मतलब एक तरीके से बच्चों बिल्कुल गैम्बलिंग टाइप का है कि या तो हां या तो ना, मतलब या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। तो यहां पर बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ना तुक्केबाजी से सॉल्व करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसके पीछे का लॉजिक ढूंढिए। इससे आपकी जो सब्जेक्ट है उस पर कमांड भी क्या होती है, इंक्रीज होते चले जाती है। तो यहां बच्चों देखते हैं अपन लोग एक एक, मैं आपको यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहां पे आपसे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो जैसे यहां पर है ना, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटीज कॉन्सेप्ट, तुरंत घोड़े की तरह माइंड में इसका मतलब दौड़ जाना चाहिए कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है जिसमें बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, और जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाते हैं, ना कि बिजनेसमैन से। तो ये चीजें हम लोग कई बार रिवाइज कर चुके हैं, तो ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी रहती है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, चारों आप लोग यहां पर ऑप्शंस पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। ट्रांजैक्शंस बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड, ये बात बिल्कुल गलत है। बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों भाई, आप ही मुझे बताओ, बिजनेसमैन जब बिजनेस को इन्वेस्टमेंट देता है तो हम कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं? ये बिजनेसमैन कैश और गुड्स को जब विड्रॉ कर लेता है पर्सनल यूज के लिए तो हम ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो बिजनेस और बिजनेसमैन के दोनों के बीच के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहां पे तो ये वाली बात गलत है। आगे आपसे बोला जा रहा है ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड कंसिडरिंग देम टू बी वन सिंगल एंटिटी। अब ये भी गलत है। ये क्या कह रहे हैं कि हाँ, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं हम लोग ये मान के कि दोनों एक ही एंटिटी हैं। बिल्कुल गलत। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है ट्रांजैक्शंस बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ये बात बच्चों बिल्कुल सही लिखी हुई है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां बच्चों हमारा जो सजेस्टेड आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आपको एक एक ऑप्शन का यहां पर मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? सब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमसे कहता है ओनली दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। क्या सारे ही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि नहीं? बस उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको मनी की रॉड से मेजर किया जा सकता है। ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी एस्टिमेटेड, नहीं भाई, एस्टिमेशन की बात नहीं चल रही यहां पे, उनका एक्चुअल मेजरमेंट किया जाता है मनी में, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी साहब, ये वाली बात बिल्कुल सही लिखी हुई है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि सारे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जिनको मनी से क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो सजेस्टेड आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। तो आप देख सकते हैं एकदम लॉजिकली हम लोग यहां पे इनको सॉल्व कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, भले ही इसका ना चैप्टर का फाइनल एग्जाम्स के आते आते कोई बहुत वेटेज नहीं रह जाता है, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से समझें। इसके अंदर की जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स पे आप लोग कमांड बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? हमसे ये कहता है कि आप अपने एसेट्स को कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे रिकॉर्ड करिए। मतलब जब भी आप किसी एसेट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपने उसको जितना में खरीदा है उसमें से आपने उसको जितना यूज कर लिया, जैसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन, वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी आप उसको हमेशा उस पर रिकॉर्ड करिए। देखते हैं यहां क्या कह रहे हैं।
ये कह रहे हैं एसेट्स आर शोन इन द बुक्स एट द प्राइस विच इट वाज परचेज, ये बात बिल्कुल सही है, प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। तो बच्चों ये बात तो मुझे इसमें अभी तक बिल्कुल सही लग रही है कि जब कभी भी हम लोग एसेट को रिकॉर्ड करते हैं तो जितने पे हमने उसको खरीदा है प्लस अगर हमने उसके ऊपर कुछ और पैसा खर्च किया उनको आपस में प्लस कर दिया जाएगा और उसमें से जितना हमने उसको यूज कर लिया है वो माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, एक बात समझ लेते हैं, जैसे सपोज बच्चों मैंने कोई एक मशीनरी परचेस करी है कितने की 1000 रुपीज़ की, अब उसके इंस्टॉलेशन पे मैंने 200 खर्च कर दिए तो ये हो गया उसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल वो कितने की हो चुकी है 1200 रुपीज़ की, और साल भर में बच्चों मैंने उसको 120 का यूज़ कर लिया है, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची है 1080। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट कितने पे रिकॉर्ड होगा 1080 पे। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। और चेक कर लेते हैं, एसेट्स आर शोन इन द बुक्स एट द प्राइस इट वाज परचेज, नहीं, सिर्फ जिस प्राइस पे खर्चा है उस आपने जिस प्राइस पे उसे परचेज किया है उस पे आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसमें से उसका कितना डेप्रिसिएशन जितना यूज कर चुके वो भी आपको माइनस करना पड़ता है। तो ये बात गलत लिखी हुई है। मतलब ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपने मोबाइल फोन परचेज किया था 3 साल पहले 20,000 का, तो अभी भी उसकी वैल्यू 20,000 ही है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। नेक्स्ट, एसेट आर शोन इन द बुक्स एट द प्राइस इट वाज परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यार ये भी कुछ हद तक तो सही है, लेकिन यहां पर भी ये इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि आपको उसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस करना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद ही आपसे कह रहे हैं एसेट्स आर शोन इन द बुक्स एट द प्राइस इट वाज परचेज और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। भाई ये चीज ना जो आपकी स्टॉक्स होते हैं उनके वैल्यूएशन पे अप्लाई होता है, ये यहाँ पर एसेट के वैल्यूएशन पे अप्लाई नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि जब भी एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे आपने जितने में परचेज किया है उसके ऊपर आपने जितना पैसा खर्च किया है वो ऐड कर लीजिए और जितना आपने यूज़ कर लिया है वो माइनस कर दीजिए। अब जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू पे आप अपने एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करिएगा। एकदम क्लियर है? आगे चलते हैं। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है बच्चों, मैं तो एक चीज़ बता दूं, मुझे ये चैप्टर बहुत पसंद है क्योंकि यहीं से आपको अकाउंटेंसी की वर्किंग समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले से गोइंग कंसर्न लग गया है, चलिए फिर से ले लेते हैं। A concept that a business enterprise will not be sold or liquidated in the near future is known as। तो यहां पे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमसे कहता है कि बिजनेसमैन का बिजनेस को बंद करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो क्या वो गोइंग कंसर्न है या वो मॉनेटरी यूनिट है, वो इकोनॉमिक यूनिट है या फिर नन ऑफ दीज? तो बच्चों वो होता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे ये सोच के करेंगे कि बिजनेसमैन का बिजनेस को बंद करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, बिजनेस एक अनफोर्सीन फ्यूचर तक चलता रहेगा। तो यहां पे बच्चों हमारा सजेस्टेड आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, तो जैसे मैंने देखा कि यहां पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, तुरंत हमारे माइंड में क्या जाना चाहिए? क्या होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट? एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि जब जो ट्रांजैक्शन हो जाए उस ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड कर लो, इट डजंट मैटर कि वो सेटल कब हो रहा है। तो अगर मैंने आपको गुड्स आज बेचे हैं और आप मुझे उसका पेमेंट 20 दिन बाद दे रहे हो तो मैं 20 दिन बाद रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं उस ट्रांजैक्शन को सेल्स बना के आज ही रिकॉर्ड करूंगा। तो यहां पे पहले ऑप्शंस रीड करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमसे कहता है ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ देयर सेटलमेंट इन कैश। गलत जवाब। ये आपसे कह रहे हैं कि जब आपको कैश मिलेगा आप तब रिकॉर्ड करना, ना कि जब आपने ट्रांजैक्शन किया है। भैया एक गलत चीज है, जब ट्रांजैक्शन होगा हम तब रिकॉर्ड करेंगे, वो मैटर नहीं करता है कि हमको कैश कब मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू। हाँ जी साहब, ये वाली बात यहां पर बिल्कुल सही लिखी हुई है कि ट्रांजैक्शन इवेंट्स को तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब आप किसी पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन में जिस दिन एंटर होंगे उसी दिन रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इट डजंट मैटर कि उसका सेटलमेंट कब हो रहा है। तो इसका जो सजेस्टेड आंसर बनेगा ऑप्शन बी। फिर भी देख लेते हैं आगे। ट्रांजैक्शन इवेंट्स मे बी रिकॉर्डेड ईदर एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट और व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मे बी ये भी वाला कोई काम ही नहीं होता है कि ये कह रहे हैं कि चाहे तो जिस दिन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस दिन रिकॉर्ड कर लो, चाहे तो जिस दिन सेटलमेंट हो रहा है उस दिन रिकॉर्ड कर लो। ऐसा नहीं होता है। हम ट्रांजैक्शन को उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन वो ट्रांजैक्शन अगली पार्टी के साथ आप कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव कि उसका कैश आपको तुरंत मिल रहा है कि बाद में मिल रहा है। तो आपका सजेस्टेड आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है कि एक बार जिन मेथड्स और प्रैक्टिसेस को हमने अडॉप्ट कर लिया, हर साल उन्हीं मेथड और प्रैक्टिसेस से हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। तो यहां पे आपसे बोला जा रहा है
अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। हाँ जी, कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल यही कहता है कि जिन अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस और मेथड्स को एक बार आपने अडॉप्ट कर लिया, हर साल आपको उन्हीं को फॉलो करते चले जाना है। आगे आपसे बोला रहा है अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड मे बी चेंज एज पर द मैनेजमेंट डिसीजन। नहीं भाई, बार बार चेंज नहीं कर पाओगे। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ये बात भी बिल्कुल गलत लिखी हुई है। आप याद करिएगा, डिटेल वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था ना इसके एक्सेप्शंस, कि ऐसा नहीं कि एक बार हम लोगों ने जिन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज और मेथड्स को अडॉप्ट कर लिया, आप सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं। इसके 3 सर्कमस्टेंसेस मैंने आप लोगों को बताए थे। कानून आपसे बोल रहा है चेंज करना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आप ये शो कर दें कि पहले के कंपैरिजन में हम ज्यादा बेहतर तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं, तो भी आप अपने जो मेथड्स, पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस उनको चेंज कर सकते हैं। या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या आपसे बोला जा रहा है कि भाई यहां पर आपको ये मेथड आपने गलत लगाई है, आपको ये वाली मेथड से यहां पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना चाहिए, तो भी आप अपने इन अकाउंटिंग मेथड्स, प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि कभी भी चेंज नहीं कर सकते। नहीं भाई, कर सकते हैं। तो यहां पे मेरा सजेस्टेड आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, कि कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमसे कहता है कि एक बार जिन प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज को हमने अडॉप्ट कर लिया, हमें हर साल उन्हीं से अकाउंटिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अ बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग अ लिमिटेड लाइफ। बिल्कुल नहीं। अ वेरी लॉन्ग लाइफ। बिल्कुल भी नहीं। एन इनडेफिनेट लाइफ। बिल्कुल सही। तो गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। ये हमसे कहते हैं कि हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे ये सोच के करेंगे कि बिजनेसमैन का बिजनेस को बंद करने का कोई भी इंटेंशन नहीं, उसकी एक इनडेफिनेट लाइफ है, वो कितने भी सालों तक चल सकता है। तो जैसे कई मैं आपको बता दूं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आपने देखा होगा बच्चों, 16वीं सेंचुरी में तो हमारे यहाँ आई थी और अभी तक एग्जिस्टेंस रखती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये पिछली सेंचुरीज में स्टार्ट किए गए थे, अभी तक चल रहे हैं। तो इनकी क्या होती है? इनडेफिनेट लाइफ होती है और ये कंटिन्यूसली ऑपरेट करते ही चले जाएंगे। ये सोच के हम लोग अकाउंटिंग करते हैं और ये हमें कौन गाइड करता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो यहां पे बच्चों आपका सजेस्टेड आंसर आएगा एन इनडेफिनेट लाइफ। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इवन प्रोपराइटर ऑफ ए बिजनेस ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। बड़ी जबरदस्त बात लिखी हुई है। ये हमसे क्या कह रहे हैं कि भाई वो कौन सा प्रिंसिपल है जो कि हमें ये कहता है कि बिजनेसमैन को ना बिजनेस से अलग रखो। हम बिजनेसमैन को भी क्या मान के चलेंगे? अपना एक क्रेडिटर, कि हमने उससे बिजनेस करने के लिए पैसा उधार लेके रखा है। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? सर ये बोलता है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। नाम से ही समझ में आ रहा है, सेपरेट करो दोनों को। बिजनेसमैन को अलग रखो, बिजनेस को अलग रखो और बिजनेसमैन को भी क्रेडिटर ट्रीट करो। ये मान के चलो कि भाई मैंने तेरे से पैसा लिया है बिजनेस को चलाने के लिए, एक दिन जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन हम आपको लौटा देंगे। तो ये कौन बोलता है? ये बोलता है सेपरेट एंटिटी, जिसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। तो बाकी सब तो इसमें आ ही नहीं सकते। मनी मेजरमेंट कहता है भाई हर ट्रांजैक्शन इवेंट को मॉनेटरी वे में रिकॉर्ड करो। ड्वेल स्प्रेड कहता है हर ट्रांजैक्शन के 2 या फिर 2 से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं लेकिन दोनों बराबर होते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में भी हम लोग आपको डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में आपसे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन डिटरमाइनिंग द नेट इनकम। अगर हम इस साल की इनकम पता लगाना चाहते हैं, all cost which are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue। अब लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसका मतलब मैं आपको बता दूं। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा प्रिंसिपल है जो कि आपसे ये कहता है कि इस साल का अगर आप प्रॉफिट पता लगाना चाहते हैं तो इस साल का प्रॉफिट पता लगाते वक्त इस साल की इनकम का इसी साल के एक्सपेंसेस से कंपैरिजन होना चाहिए। किन्हीं और साल की इनकम और किन्हीं और साल के एक्सपेंसेस अगर इस साल की इनकम और एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है तो पहले उनको उठा के बाहर करिए और सिर्फ इसी साल की इनकम का इसी साल के एक्सपेंसेस से आपस में कंपैरिजन करिए, तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है। तो यहां पर बच्चों ये हमसे कहता है मैचिंग प्रिंसिपल या फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बच्चों, इस साल की जो मेरी टोटल इनकम है वो है 12,000 और मुझे प्रीवियस ईयर की, ठीक है, कौन से ईयर की? प्रीवियस ईयर का जो मुझे है 2,000 इस बार मिल रहा है, तो टोटल मेरी इनकम कितनी दिखेगी? 14,000। लेकिन जब मैं एक्सपेंसेस को कंपेयर करूंगा तो मैं 14,000 में से माइनस नहीं करूंगा, मैं 12,000 से माइनस करूंगा, क्योंकि करंट ईयर की मेरी रेवेन्यू कितनी है? 12,000।
टोटल कितनी है 14, लेकिन मुझे यहां पर एक्सपेंसेस और इनकम को कंपैरिजन करते वक्त सिर्फ करंट ईयर की ही इनकम लेनी है और करंट ईयर के ही एक्सपेंसेस लेने हैं। एकदम क्लियर? तो ये हमसे कौन बोलता है? सर मैचिंग प्रिंसिपल। और आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज वैल्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओवरऑल आपसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो यहां पर वो कौन सा प्रिंसिपल है जो कि आपसे ये कहता है कि आप जब भी क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे आप उसको रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। बच्चों वो आपका जो प्रिंसिपल होता है या कन्वेंशन होता है उसको बोला जाता है कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन। देखिए ये ना बिल्कुल हमारी डे टू डे लाइफ जैसा है कि अगर मेरे पास कोई एसेट है तो उसको कभी भी मैं उसकी जो हायर वैल्यूज़ हैं वो तो मुझे तब मिल ही जाएंगी जिस दिन मैं उनको बेचने जाऊंगा। लेकिन चूंकि अगर हम बात करें यहां पर आपके क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज में क्या होते चले जाता है? ये हमेशा चेंज होते चली जाती है। तो अपने आप को कंजर्व रखने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए मैं इसकी मिनिमम वैल्यू लेकर चलूंगा। मैं तो मान के चलूंगा कि भाई इसकी इतने से ज्यादा वैल्यू है ही नहीं, अगर ज्यादा है वो तो जब मैं बेचूंगा तब मुझे मिल ही जाएगी। लेकिन अपने आप को कंजर्व, अपने आप को बचाकर चलने के लिए मैं उसकी वैल्यू क्या लेके चलूंगा? लोअर से लोअर लेके चलूंगा। तो कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो भी लोअर होगी हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे और चैन की नींद सो जाएंगे, क्योंकि उससे नीचे तो वैल्यू जा नहीं सकती अभी। और अगर हायर वैल्यूज चल रही हैं तो हायर पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि जिस दिन मैं बेचूंगा और अगर मुझे हायर वैल्यूज मिल जाएंगी तो उस दिन तो मुझे प्रॉफिट वैसे भी हो ही जाना है। तो चैन की नींद सोना है तो हम उसको कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? लोअर वैल्यूज पे। और ये हमको कौन सा प्रिंसिपल कहता है? कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल कहता है कि जब कभी भी आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी accounting provides financial statements in accordance with। during the lifetime ऑफ एन एंटिटी मतलब बिजनेस की जो लाइफ होती है वो एक इंडेफिनिट लाइफ होती है। बिजनेस जो है वो चलते चले जाएगा, ये मान के अकाउंटिंग की जाती है। लेकिन एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जो कि आपसे ये कहता है कि इस इनडेफिनिट लाइफ को आप स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए और हर उस स्मॉल पार्ट की आप क्या करिए? अकाउंटिंग करिए। और इस स्मॉल पार्ट को ही क्या बोला जाता है बच्चों? हमारा अकाउंटिंग ईयर। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? अकाउंटिंग ईयर, जो कि कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। तो मैं तो भैया 50 साल 100 साल बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसके परफॉर्मेंस को चेक करना पड़ेगा ना। तो कौन सा प्रिंसिपल है जो कि ये कहता है? ये आपसे बोलता है यहां पर अगर मैं देखूं अकाउंटिंग पीरियड का प्रिंसिपल कि आप बिजनेस की इनडेफिनेट लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और हर एक पार्ट की अकाउंटिंग करके आप उसके परफॉर्मेंस को चेक करिए। अब यहां पर इसका क्या एडवांटेज मिलेगा कि यहां मैंने जो गलतियां की होंगी मैं उनको सुधार लूंगा, जिसका मुझे इफेक्ट जो है वो अगले साल दिखने लग जाएगा। यहां कुछ गलतियां होंगी मैं उन्हें सुधार लूंगा, इसका इफेक्ट मुझे यहां दिखने लग जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं? आपने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड ही नहीं किया, आपने 50 साल बिजनेस किया और सीधे 50 साल बाद जाके आप परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। तो अब बच्चों यहां पर संभावना ही कहां बची है कि हम लोग अपने किसी तरह की गलतियों को सुधार सकें? तो आप पूरी अकाउंटिंग की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, हर एक पार्ट की क्या करिए? अकाउंटिंग करिए। मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि एक साल की हम लोग अकाउंटिंग करने के बाद एट द ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वहां से हमें पता चल जाता है कि हमारा परफॉर्मेंस क्या है। तो बिजनेस की इंडेफिनिट लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अकाउंटिंग करिए। कौन सा प्रिंसिपल आपसे ऐसा कहता है? ये बोलता है सर अकाउंटिंग पीरियड का प्रिंसिपल। तो यहां मेरा सजेस्टेड आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेरे पास एक्स लिमिटेड फॉलोज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर। तो डेप्रिसिएशन को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैलकुलेट करने का हमारे पास एक मेथड होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे। हर साल मैं उसी मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूँ? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल मुझसे कहता है एक बार जिन मेथड्स, प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लिया हर साल उन्हीं से अकाउंटिंग बनानी चाहिए। तो मैंने मेथड यहाँ पे अडॉप्ट कर लिए रिटन डाउन। हर बार मैं रिटन डाउन ही फॉलो करते जा रहा हूँ। मतलब मैं कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पर? सर आप फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल। चेक कर लीजिए, आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बच्चों द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है? मैं पहले बता देता हूं क्या कहता है। आपसे कहता है होने वाली इनकम के बारे में मत सोचो, लेकिन होने वाले खर्चों के लिए पहले से ही तैयार हो जाओ। ऐसा क्यों?
अब आप खुद ही सोच के देखो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा एक काम करो, कल आ जाना, कल मैं सब लोगों को 5-5 लाख रुपए देने वाला हूं। तो कल आपको 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं मुझसे, ये सोच के अगर आप आज अपनी जेब से कोई पैसा खर्च कर दो और कल को मैंने आपको पैसा नहीं दिया तो हो गई ना गड़बड़। तो होने वाली इनकम के बारे में कभी सोचने नहीं, अरे हो जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन होने वाले लॉसेस के लिए हमेशा अपने आप को पहले से प्रिपेयर करते चलो। ये हमसे कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल बोलता है कि आप अपने सारे के सारे एस्टिमेटेड जो आपको लग रहा है आगे जाके खर्चे आ सकते हैं, उनके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ और होने वाली इनकम के बारे में कुछ भी मत सोचो। तो देखो यहाँ पर ये लोग हमसे क्या कह रहे हैं, ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एंड प्रोस्पेक्टिव लॉसेस। ये कह रहे हैं आपकी जितनी भी फ्यूचर में इनकम होने वाली है, जितने भी फ्यूचर में खर्चे होने वाले हैं, दोनों के लिए तैयार रहो। नहीं, ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एंड लीव्स आउट प्रोस्पेक्टिव लॉसेस, ये भी नहीं। ये कह रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स के लिए तो तैयार हो जाओ और होने वाले खर्चों के लिए चैन की नींद सो जाओ, बिल्कुल भी नहीं। होने वाले खर्चों के लिए क्यों चैन की नींद सो जाएंगे। ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट लीव्स प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स, ये बात बिल्कुल सही है कि होने वाले खर्चों का टेंशन लो, होने वाली इनकम का टेंशन मत लो। सजेस्टेड आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ISSB, Indian Accounting Standard Board upon coming into existence has adopted। तो ये आपको बताना है कि भाई हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है उसने यहाँ पे क्या क्या लेके रखा है। तो भैया जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे सारे के सारे और जितने भी हमारे SICs हैं, इन दोनों को लेकर ही इनने यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो अपने क्या करता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। तो आपका सजेस्टेड आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहे हैं, IFRS, अच्छा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम आर रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या पार्शली रूल बेस्ड और पार्शली प्रिंसिपल बेस्ड है। रूल बेस्ड नहीं है भैया, ये जो है ना ये प्रिंसिपल बेस्ड है, मतलब कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं उनके बेसिस पे ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है उसके प्रिंसिपल्स जो है काम किए करते हैं। तो हमारा सजेस्टेड आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर कि फेयर वैल्यू के ऊपर। तो ये होता है फेयर वैल्यू के ऊपर। मतलब यहां पर जब एसेट्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उस पर रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है भैया, रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि प्रिंसिपल, भाई ये भी प्रिंसिपल बेस्ड ही है, ज्यादातर यहां पे सब प्रिंसिपल बेस्ड ही है, रूल वाला कुछ है नहीं। नेक्स्ट है आपका एसेट्स एक्सेप्ट सिक्योरिटीज मे बी वैल्यूड अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज ऑन। तो भाई हमारे यहाँ पे तो क्या चलता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि ये हमसे क्या कहते हैं, ये हमसे कहते हैं कि भाई जितने का एसेट खरीदा है उसमें से जितना उसको यूज कर लिया है माइनस कर दो, जितने का बचा है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दो। और IFRS में ऐसा नहीं था ना, वो उनकी फेयर वैल्यू पे चलता है, आपको उसका करंट वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, उस पर उनको जाके रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर आपके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, IFRS होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट होता है, इससे जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिए। जल्द मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।